हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो शायद आपको पता होगा, मैंने उस वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि अगले 6 से 8 महीनों में मेरा गोल है कि इस चैनल पे मैं एंड टू एंड जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स को कवर करूं। और ऐसा मैंने इसलिए डिसाइड किया है बिकॉज आपको भी पता है कि अभी हमारे चारों तरफ एआई का एक बूम आया हुआ है। और उस बूम को ड्राइव करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो जेन एआई है। सो इस पॉइंट पे बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग हो रही है जो जेन एआई रिलेटेड है। बहुत सारी नई जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं फॉर जेन एआई इंजीनियर्स। एंड आई वांट कि अगर आप जेन एआई रोल्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको मेरा कंटेंट हेल्प कर पाए। सो दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ जेन ए आई रिलेटेड कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। अब मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जेन ए आई पे डायरेक्टली कूद पड़ना थोड़ा इलॉजिकल होगा। जेन ए आई पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन से गुजरना चाहिए। और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टू लर्न पाईटॉर्च। सो अगर आपको पाईटॉर्च के बारे में नहीं पता है तो आई क्विकली इंट्रोड्यूस। पाईटॉर्च इज़ अ डीप लर्निंग लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से आप न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशंस बना सकते हो। और जब से ये जेनरेटिव एआई एलएलएम्स का बूम आया है, पाईटॉर्च भी बहुत पॉपुलर हो गया है मार्केट में बिकॉज पाईटॉर्च हैज़ बिकम द डी फैक्टो डीप लर्निंग लाइब्रेरी टू बिल्ड एलएलएम एप्लीकेशंस। सो उस सेंस में पाईटॉर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने चैनल पे पाईटॉर्च का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो अभी तक इस चैनल पे मौजूद नहीं थी। और इस पूरे प्लेलिस्ट में मेरा गोल बहुत सिंपल है कि मुझे आपको पाईटॉर्च इस तरीके से सिखा देना है कि गोइंग फॉरवर्ड जब आप जेन एआई एप्लीकेशंस बनाओ या एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाओ तो फिर आपको पाईटॉर्च को यूज़ करने में कोई भी लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करो। सो इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग कई चीज़ें कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन, ये सब हम बनाना सीखेंगे। और फिर एंड में हम कुछ एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को मैं यूज़ करना चाहता हूँ टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट पाईटॉर्च। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको पहले से बता दूं कि इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं करूंगा। बस मैं आपको एक थ्योरेटिकल बेस बना के दूंगा पाईटॉर्च के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देखते हो, ट्रस्ट मी, आपको पाईटॉर्च का एक बहुत बढ़िया हाई लेवल ओवरव्यू मिल जाएगा जो आपको आगे के वीडियोस में बहुत हेल्प करेगा। सो आई रियली होप ये पूरा का पूरा प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अराउंड जेनरेटिव एआई, इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू एंड यू आर इक्वली एक्साइटेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि पाईटॉर्च है क्या। सो एकदम सिंपल शब्दों में पाईटॉर्च इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड डीप लर्निंग लाइब्रेरी जिसको यूज़ करके आप बहुत पावरफुल न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशंस बना सकते हो। बट ये तो हो गया कि पाईटॉर्च है क्या। बट सिंस हम बहुत डेप्थ में पाईटॉर्च सीखना चाहते हैं तो आई वुड लाइक कि आपको ये भी पता हो कि पाईटॉर्च पिक्चर में आया कैसे। ठीक है। सो इसका जो ओरिजिन स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो 2002 में एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में आया जिसका नाम था टॉर्च। अब टॉर्च की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि आप टॉर्च को यूज करके टेंसर बेस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है। और टेंसर बेस्ड ऑपरेशंस आप जीपीयूज के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते थे। राइट। तो हालांकि ये शुरू हुआ एज अ साइंटिफिक कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क, बट डीप लर्निंग रिसर्चर्स को लगा कि अगर हम जीपीयूज पे टेंसर बेस्ड ऑपरेशंस चला सकते हैं, इट मींस वी कैन यूज दिस फ्रेमवर्क टॉर्च टू बिल्ड डीप लर्निंग एप्लीकेशंस एज वेल। एंड देन व्हाट दे डिड कि उन्होंने बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स का इम्प्लीमेंटेशन टॉर्च में लिखा। जैसे कि ये जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, एलेक्स नेट हुआ, वीजीजी नेट हुआ, इन सब के इम्प्लीमेंटेशंस आपको मिल जाएंगे टॉर्च में। तो टॉर्च अच्छा था, बस टॉर्च में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। मैं आपको दोनों प्रॉब्लम बताता हूँ। पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। सो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टॉर्च में वो ये थी कि टॉर्च लुआ बेस्ड फ्रेमवर्क था। लुआ बेस्ड फ्रेमवर्क होने का मतलब कि पूरा का पूरा टॉर्च का ये जो फ्रेमवर्क था ये लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो टॉर्च यूज करके तो आपको लुआ में कोड करना पड़ेगा। अब आपको भी ये बात पता है कि लुआ बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, विच मीन्स
लाइक इफ़ यू आर अ बिगनर और आपको टॉर्च इस्तेमाल करना है तो आपको पहले लुआ सीखना पड़ेगा, फिर टॉर्च सीखना पड़ेगा, और फिर आप एप्लीकेशंस बना पाओगे। तो यू कैन सी थोड़ा सा फ्रिक्शन था। तो ये फ्रिक्शन मेटा एआई के रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया। उनको लगा कि यार टॉर्च में दम तो है, ये लाइब्रेरी टेंसर बेस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत पावरफुल है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बट कोड करना पड़ता है लुआ में। अब पूरा का पूरा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कम्युनिटी पाइथन सीख के बैठा है। तो उनको लगा कि व्हाट इफ हम इन दोनों आइडियाज को मर्ज कर दें, मतलब हम एक कंप्लीटली नई लाइब्रेरी बनाएं जहां पे टॉर्च की सारी पावरफुल कैपेबिलिटीज हों टेंसर कैलकुलेशन करने वाली, और हम उस लाइब्रेरी को पाइथन में कोड कर लें। यानी कि कभी भी हमें कोई भी नया एप्लीकेशन बनाना है तो हमें नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस आइडिया से जो लाइब्रेरी निकल के आई वही है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैरिज बिटवीन टॉर्च एंड पाइथन। टॉर्च की सारी पावरफुल कैपेबिलिटीज, पाइथन की सिंप्लिसिटी एंड इकोसिस्टम का जो मर्जर है वही पाईटॉर्च है। तो आई होप सबसे पहले आपको ये इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ पाईटॉर्च का, कि जब से वो पिक्चर में आया तब से लेके अभी तक किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। सो अगर आप पाईटॉर्च की रिलीज टाइमलाइन को देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो पाईटॉर्च का सबसे पहला वर्जन था 0.1, वो 2017 में आया। और इस पहले वर्जन में दो बहुत पावरफुल चीज़ें आई। फर्स्ट, जैसा हमने डिस्कस किया, पाइथन की कंपैटिबिलिटी। पाइथन की कंपैटिबिलिटी का मतलब नॉट ओनली आप पाईटॉर्च में एप्लीकेशंस बना सकते थे बाय राइटिंग कोड इन पाइथन, बट साथ ही साथ पाईटॉर्च बाकी के जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन के उनके साथ भी कंपैटिबल था। नमपाई उठा लो, साईपाई उठा लो, इन लाइब्रेरीज के साथ पाईटॉर्च कंपैटिबल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑलरेडी अपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वर्कफ्लो में दूसरी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो तो आप उस एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो में पाईटॉर्च को घुसा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। सेकेंड जो बेनिफिट था वो एक बहुत अलग और इंटरेस्टिंग चीज थी, और उसको एक्चुअली हम ये बोलेंगे कि पाईटॉर्च केम विथ अ थिंग कॉल्ड डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ। अब आई डोंट नो आपने ये टर्म पहले सुना है कि नहीं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है वो समझते हैं पहले। सो कंप्यूटेशन ग्राफ इज बेसिकली अ विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको A+B मल्टीप्लाइड बाय C, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसको अगर आप विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट? यू कैन सी यहाँ पे हमने एक ग्राफ की हेल्प से इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ए और बी मिलके A+B हुआ, और फिर A+B और C का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया ये वाला टर्म। तो होता क्या है कि आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो भी आफ्टर ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही होते हैं, राइट? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में क्या चल रहा होता है, W�ट्रांसपोज X+B, और उसके ऊपर आप कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो। तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। तो होता क्या है कि कोई भी डीप लर्निंग लाइब्रेरी आप उठा लो, पाईटॉर्च उठा लो, टेंसरफ्लो उठा लो, या कोई भी और लाइब्रेरी उठा लो, वो सारी की सारी लाइब्रेरीज क्या करती हैं कि इंटरनली इन ऑपरेशंस को ग्राफ्स के थ्रू स्टोर करती हैं। और इन ग्राफ्स को ही हम क्या बुलाते हैं? कंप्यूटेशन ग्राफ्स। ठीक है। अब पाईटॉर्च के आने के पहले तक जितनी भी लाइब्रेरीज थी, आप टेंसर फ्लो उठा लो या फिर आप टॉर्च उठा लो, मैंने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि टॉर्च में दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि लुआ बेस्ड था। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं बताई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी टॉर्च की कि टॉर्च में जो कंप्यूटेशन ग्राफ्स यूज हुए थे वो स्टैटिक थे। अब स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ का ये मतलब होता है कि आप एक बार जब अपना मॉडल बिल्ड कर लेते हो
तो उससे एक कंप्यूटेशन ग्राफ बनता है, और वो जो कंप्यूटेशन ग्राफ है वो फिक्स्ड है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब उसी के ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ एक बार बन जाने के बाद बदले नहीं जा सकते, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, डीबगिंग वगैरह डिफिकल्ट हो जाता है, और एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको फिर से दोबारा से नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नया कंप्यूटेशन ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट रन करना पड़ेगा। पाइटॉर्च ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने बोला कि रादर देन गोइंग विथ स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ, हम लोग डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ बनाएंगे। अब डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ में क्या होता है कि जो आपका ग्राफ होता है कंप्यूटेशन ग्राफ, वो रन टाइम पे बदल सकता है, मतलब वो फिक्सेटेड नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई सिस्टम में, डिबगिंग आसान हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन आसान हो गया, मतलब आपके पास कोई भी नया टाइप का मॉडल आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, झट से आप कर सकते हो। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर निकल के आया आपका पाईटॉर्च के अंदर, डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ। अब आई नो इस पॉइंट पे आपको कंप्यूटेशन ग्राफ शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, इस प्लेलिस्ट में आगे चल के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूंगा डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स के ऊपर, और वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आपको फायदा नुकसान थोड़ा और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो कि मान लो हम एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिनका काम है रोड्स बनाना। तो हम रोड्स बनाने के पहले क्या करते हैं, हम नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं कि रोड कैसा कैसा होगा। राइट। तो मान लो मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में रोड बनाना है। तो ये मैंने एक नक्शा बनाया कि रोड ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, रोड ऐसा दिखाई देगा। तो अब ये नक्शा फाइनल हो गया, ये मैप फाइनल हो गया। अब रोड फ्यूचर में जब बनेगा तो वो इसी नक्शे के हिसाब से बनेगा। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ का। अब सेकंड सिनारियो लेते हैं, मान लो जब ये नक्शा पास हुआ उसके बाद जब लोग रोड बनाने गए तो दे रियलाइज कि इस जगह पे एक मंदिर है, बट नक्शे में दिखा रहा है कि रोड मंदिर से होके गुजरेगा। तो ऑब्वियसली आप मंदिर तोड़ के रोड नहीं बना सकते, इंडिया में दिल पे ले लेंगे लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रोड को थोड़ा सा रास्ता बदल करके जाना पड़ेगा। राइट। तो स्टैटिक वाले में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, डायनेमिक वाले में ये पॉसिबल है। तो डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ आपको यही बेनिफिट देते हैं कि ऑन द गो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप रन टाइम पे ग्राफ को बदल सकते हो। तो बहुत तरह के सिनारियोज में ये फीचर आपको हेल्प करता है, एक्सपेरिमेंटेशन में आपको हेल्प करता है, डीबगिंग में आपको हेल्प करता है। बाकी डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आगे चल के मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट इस पॉइंट पे अगर मैं समराइज करूँ, तो जो फर्स्ट रिलीज आया पाईटॉर्च का, उसमें दो कोर फीचर्स निकल के आए। फर्स्ट पाइथन बेस्ड था, तो पाइथन की बाकी लाइब्रेरीज के साथ कंपैटिबल था। एंड सेकंड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ अनलाइक अदर डीप लर्निंग लाइब्रेरीज, पाईटॉर्च वाज यूजिंग डायनामिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरीज, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन एंड डीबगिंग वाज वेरी वेरी इजी। अब पाईटॉर्च के आते ही इम्पैक्ट क्या रहा कि जो रिसर्चर्स थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडीज कर रहे थे, उन लोगों को ये लाइब्रेरी बहुत पसंद आई, बिकॉज उनका काम मोस्टली अराउंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिबगिंग था। तो उनको लगा कि ये लाइब्रेरी तो बहुत सूटेबल है हमारे काम के लिए, तो एक बहुत वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ अमंग रिसर्चर्स पाईटॉर्च का। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि अर्ली ऑन पाईटॉर्च के जो सबसे पहले यूजर्स थे वो मोस्टली रिसर्चर्स थे। तो रिसर्चर्स जब ऑन बोर्ड आ गए तो इससे क्या फायदा हुआ कि अगले एक दो साल में बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स निकल के आए उसमें पाईटॉर्च बहुत मेंशन हुआ। मतलब कोई भी फेमस आप पेपर उठा लो उस टाइम का, आप नोटिस करोगे कि वहां पे जो भी कोड लिखा हुआ आपको मिलेगा वो पाईटॉर्च का होगा। ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट रिलीज साइकिल ऑफ पाईटॉर्च, जहां पर पाईटॉर्च आया और उसने रिसर्च कम्युनिटी को एकदम खुश कर दिया। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलीज साइकिल। सो पाईटॉर्च का जो इनिशियल रिलीज था वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, स्पेशली रिसर्च कम्युनिटी में। बट अभी भी इंडस्ट्री में पाईटॉर्च का अडॉप्शन उतना ज़्यादा नहीं था, इंडस्ट्री में अभी भी प्रोडक्शन में और डिप्लॉयमेंट में टेंसर फ्लो ज़्यादा यूज़ होता था। सो इस चीज़ को पाईटॉर्च की टीम ने नोटिस किया, और अपने अगले रिलीज जो कि 1.0 था, जो 2018 में आया, उसमें पाईटॉर्च की टीम ने इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया। ठीक है। सो इस पूरे रिलीज में दे ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स। ठीक है, उनको पता था रिसर्च वाले में ऑलरेडी पाईटॉर्च अच्छा है,
उनको प्रोडक्शन में थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर उन्होंने दो मेजर चेंजेस किए। सो पहला चेंज क्या किया उन्होंने, टॉट स्क्रिप्ट बोल के एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। सो टॉट टॉट स्क्रिप्ट क्या करता है, टॉट स्क्रिप्ट इज बेसिकली फॉर मॉडल सीरियलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर आप पाइटॉर्च को यूज़ करके एक मॉडल बना रहे हो तो फिर उसको चलाने के लिए भी आपको पाइटॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप अपने मॉडल को सीरियलाइज कर दो तो आप उस सीरियलाइज मॉडल को कहीं और भेज सकते हो जहाँ पे पाइटॉर्च ना भी हो, इनफैक्ट पाइथन ना भी हो, तो भी उस मॉडल को चलाया जा सकता है। सो ये बहुत हेल्पफुल है इन सिनेरियोज वेयर यू डोंट हैव पाइथन बट यू वांट टू रन अ डीप लर्निंग मॉडल। फॉर एग्जांपल आप एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो, राइट, और आप उस एंड्रॉयड ऐप में एक डीप लर्निंग का फीचर डालना चाहते हो। इट कुड बी एनीथिंग, आप कुछ स्कैन करके प्रिडिक्शन करना चाहते हो या कुछ एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशन है। बट इट इज़ एन एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ऐप है मतलब वहाँ पे ना आपको पाइथन मिलेगा ना आपको पाइटॉर्च मिलेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे पाइटॉर्च यूज़ करो और फिर टॉर्च स्क्रिप्ट को यूज़ करके उसको सीरियलाइज कर दो, तो वो जो सीरियलाइज्ड मॉडल है उसको आप एंड्रॉयड ऐप में जा करके चला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर आया पाइटॉर्च 1.0 में। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। सो इसी टाइम के अराउंड फेसबुक की जो टीम थी वो लोग एक और डीप लर्निंग लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम था कैफे 2। अब कैफे 2 जो है वो एक्चुअली बहुत ही पावरफुल डीप लर्निंग लाइब्रेरी थी, और उसको बनाया इस तरीके से गया था कि वो स्पेशली यूज होती थी बड़े मॉडल्स और बड़े डेटा सेट्स के साथ। बेसिकली इट वाज अ हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल डीप लर्निंग लाइब्रेरी जो प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, मतलब इट हैड गॉट प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज, आप ऐसा बोल सकते हो। और फेसबुक की टीम ने देखा कि उनके पास ऑलरेडी कैफे 2 है और पाइटॉर्च इज गुड फॉर बिगिनर्स। तो उनको लगा कि ये दोनों लाइब्रेरीज अपने अपने डोमेन में बहुत स्ट्रांग है, पाइटॉर्च रिसर्च के लिए बहुत स्ट्रांग है और कैफे 2 प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट्स के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो व्हाट इफ इन दोनों लाइब्रेरीज को मर्ज कर दिया जाए, तो फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो लाइब्रेरी प्रोडक्शन में भी अच्छी होगी, रिसर्च में भी अच्छी होगी। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में पाइटॉर्च में कैफे 2 को मर्ज कर दिया। ठीक है, और इस मर्जर के बाद क्या हुआ कि पाइटॉर्च पहले से तो अच्छा था ही रिसर्च वाली चीज़ों में, वो प्रोडक्शन में भी इम्प्रूव कर गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया 2018 में। सो पाइटॉर्च 1 के जो आगे के सबसीक्वेंट वर्जन्स आए उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। मैं आपको एक समरी देता हूँ। सो आगे के वर्जन्स में सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का सपोर्ट आया। जैसे जैसे डीप लर्निंग और पॉपुलर हुआ और बड़े डेटा सेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करने लगे लोग, तो पीपल रियलाइज्ड कि यू नीड सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। आप सिर्फ एक मशीन पे पूरा डेटा रख करके ट्रेन नहीं कर सकते अपने मॉडल को, आपको मल्टीपल मशीन्स मल्टीपल जीपीयूज के ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो पाइटॉर्च इसका सपोर्ट लेके आया। सो दिस वाज अ वेरी गुड फीचर। उसके बाद ऑनेक्स का सपोर्ट आया। पाइटॉर्च में ऑनेक्स क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज। सो ये बेसिकली एक ओपन सोर्स फॉर्मेट है, ओपन सोर्स फॉर्मेट है अ, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली द आइडिया इज कि अभी तक क्या होता था कि पाईटॉर्च में बना हुआ मॉडल सिर्फ पाईटॉर्च में इस्तेमाल हो सकता है, टेंसर फ्लो में बना हुआ मॉडल सिर्फ टेंसर फ्लो में इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली लाइब्रेरीज के बीच में इंटर नहीं थी। ठीक है, तो फिर ऑनिक्स आया और उसने एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया। उसने बोला कि अगर आप ऑनेक्स फॉर्मेट में मॉडल को सेव करते हो तो आपका बनाया हुआ मॉडल या आपका ट्रेन किया हुआ मॉडल दूसरी लाइब्रेरीज भी यूज कर सकती हैं। सो बेसिकली पाईटॉर्च में जैसे ही ऑनेक्स का सपोर्ट आया उसके बाद जैसे ही आप ऑनेक्स फॉर्मेट में मॉडल को सेव करते हो उस मॉडल को आप किसी और लाइब्रेरी में जाकर के यूज कर सकते हो फॉर प्रिडिक्शन इन्फरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। उसके बाद क्वांटाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ। सो क्वांटाइजेशन क्या होता है मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। सो क्वांटाइजेशन इज बेसिकली कि आपका जो मॉडल होता है डीप लर्निंग मॉडल, वो होता क्या है, वो बेसिकली वेट्स होते हैं, राइट, आपके मॉडल के वेट्स होते हैं। और मॉडल के जो वेट्स होते हैं दे आर बेसिकली नंबर्स, और नंबर्स को आप किसी ना किसी डेटा टाइप में स्टोर करते हो। सो मान लो आपने फ्लोट में स्टोर कर रखा है। ठीक है, और फ्लोट मान लो 32 बिट मेमोरी लेता है। तो मान लो अगर आपके पास बहुत सारे वेट्स हैं आपके मॉडल में, मान लो 1 मिलियन वेट्स हैं, तो आपका मॉडल टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा डिस्क के ऊपर,
32 बिट, सो बेसिकली 32 मिलियन बिट। ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 400 मेगाबाइट्स। आई डोंट नो, एक बार करके देख लेंगे। तो इतना आपके मॉडल का साइज हो जाएगा। अब मान लो आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो किसी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, तो एंड्रॉयड डिवाइस पे अननेसेसरी आप 400 MB का मॉडल नहीं भेजना चाहते, तो आपको कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा मॉडल के साइज को रिड्यूस करने के लिए। और उनमें से एक टेक्निक होता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में आप क्या करते हो कि आप रादर देन स्टोरिंग योर वेट्स इन लेट्स से फ्लोट, आप उससे नीचे प्रिसिजन वाला कोई डेटा टाइप यूज करते हो। लेट्स से आपने इंटीजर यूज किया। अब इंटीजर क्या कर रहा है, 8 बिट यूज कर रहा है। ठीक है। तो 8 बिट इंटू 1 मिलियन हो जाएगा आपका 8 मिलियन, और ये शायद रफली अराउंड 100 MB हो गया। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो नंबर्स हैं वो किस डेटा टाइप में स्टोर हो रहे हैं उसको बदल के जो आपके मॉडल का साइज है उसको रिड्यूस कर लिया। तो इसको मॉडल क्वांटाइजेशन बोला जाता है। बहुत पॉपुलर है ये डीप लर्निंग कम्युनिटी में। तो क्वांटाइजेशन का सपोर्ट आपको पाईटॉर्च में मिल गया। अगर आप चाहो तो क्वांटाइजेशन की हेल्प से आप अपने मॉडल को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आप उसको कहीं भी डिप्लॉय कर पाओ। उसके बाद आगे के वर्जन्स में बहुत सारी इकोसिस्टम लाइब्रेरीज आई। जैसे कि अगर आपको विजन के डोमेन में काम करना है तो टॉर्च विजन बोल के एक लाइब्रेरी आई। अब ये जो इकोसिस्टम लाइब्रेरीज थी इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलने लग गई। जैसे अगर आप विजन के डोमेन में काम करना चाहते हो तो टॉर्च विजन है। टॉर्च विजन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको कंप्यूटर विजन से रिलेटेड डेटा सेट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस मिल जाएंगे, प्री प्रोसेसिंग फंक्शंस मिल जाएंगे, आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल्स मिल जाएंगे। राइट। ये सब कुछ आपको एक जगह पे टॉर्च विजन में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप एनएलपी के डोमेन में काम करना चाहते हो तो टॉर्च टेक्स्ट आया। वहाँ पे आपको फिर से सेम चीज़ें, खूब सारे डेटा सेट्स, यूटिलिटी फंक्शंस, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। और सेम फॉर टॉर्च ऑडियो, ऑडियो बेस्ड डेटा के लिए। तो बहुत सारी इकोसिस्टम में लाइब्रेरीज आने लग गई फॉर ईच डोमेन। ठीक है। तो ये तीन चार बहुत मेजर चीजें हुई आगे के वर्जन्स में। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि जैसे जैसे पाईटॉर्च और इम्प्रूव करने लगा और फीचर्स उसमें ऐड होने लगे, तो और कम्युनिटी मेंबर्स ज्वाइन करने लग गए पाईटॉर्च को। और उससे क्या हुआ, जो नए लोग आने लग गए वो लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने लग गए। तो फिर क्या हुआ, कुछ कम्युनिटी बेस्ड लाइब्रेरीज भी आ गई। जैसे कि उनमें से एक लाइब्रेरी है पाईटॉर्च लाइटनिंग। सो पाईटॉर्च लाइटनिंग को आप केरास समझ सकते हो पाईटॉर्च के लिए। केरास क्या है, केरास इज अ हाई लेवल एपीआई फॉर टेंसर फ्लो। केरास की हेल्प से आप टेंसर फ्लो को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप पाईटॉर्च को भी थोड़ा और अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहो तो आप पाईटॉर्च लाइटनिंग यूज कर सकते हो। इट्स अ हाई लेवल एपीआई बिल्ट ऑन टॉप ऑफ पाईटॉर्च। ठीक है। उसके बाद हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स आ गया विच बिकेम द गो टू लाइब्रेरी फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। तो हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स भी जो इनिशियल वर्जन था, शुरू के जो वर्जन थे, वो पाईटॉर्च के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है। तो यू कैन सी धीरे धीरे कैसे पाईटॉर्च पॉपुलर हो रहा है और उसके इकोसिस्टम में और ढेर सारी पावरफुल लाइब्रेरीज आते जा रही हैं। ठीक है। एंड लास्टली, जब बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्लाउड प्रोवाइडर्स को दिखने लगा कि डीप लर्निंग कम्युनिटी ऑन द होल पाईटॉर्च को बहुत अडॉप्ट कर रही है, तो बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज में भी नेटिव पाईटॉर्च का सपोर्ट आने लग गया। AWS की बात करो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करो, अज्योर की बात करो, इन सब में आपको बाय डिफॉल्ट पाईटॉर्च के इन्वायरमेंट्स मिलने लग गए। तो इतना सारा प्रोग्रेस होने लग गया पाईटॉर्च वर्जन 1 और 2 के बीच में। अब बात करते हैं पाईटॉर्च वर्जन 2 में क्या हुआ। सो फाइनली पाईटॉर्च का वर्जन 2 आया। और वर्जन 2 आते आते पाईटॉर्च खुद में बहुत बड़ी डीप लर्निंग लाइब्रेरी बन चुकी थी, रिसर्च के एरिया में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी। और पिछले कुछ सालों में जो प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट साइड पे काम हुआ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पाईटॉर्च स्ट्रेंथ शो कर रही थी। वर्जन 2 में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो हुआ अराउंड ऑप्टिमाइजेशंस। ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी पाईटॉर्च में उसको और इम्प्रूव करने पे फोकस किया गया। दो मेजर जो पॉइंट्स थे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले वो थे लेटेंसी एंड थ्रूपुट। लेटेंसी का मतलब आपका मॉडल जब प्रिडिक्शंस करता है या फिर डेटा को प्रोसेस करता है, उसका जो स्पीड है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस किया गया। मतलब कम टाइम में प्रिडिक्शन मिले, कम टाइम में ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर पाए मॉडल, इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। सेकंड, थ्रूपुट के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया। थ्रूपुट का मतलब एक बार में आप कितना डेटा प्रोसेस कर सकते हो, उसका भी जो
नंबर था उसको बढ़ाने के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। और ये जो सारे ऑप्टिमाइजेशंस थे, ये करने के लिए पाइटॉर्च की टीम ने जो कंपाइलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा काम किया गया कि कैसे पाईटॉर्च हार्डवेयर के ऊपर रन करता है, जीपीयूज के ऊपर, टीपीयूज के ऊपर। उसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया गया, मतलब सेम हार्डवेयर अभी भी है, लेकिन पाईटॉर्च उस पर थोड़ा और एफिशिएंटली रन कर पा रहा है। ठीक है। इन सारे फीचर्स को डालने से, इन सारे ऑप्टिमाइजेशंस को डालने से ये फायदा हुआ कि पहले वाले वर्जन्स के कंपैरिजन में आपके जो करंट पाईटॉर्च वर्जन 2 वाले मॉडल्स थे वो ज़्यादा फास्ट थे और कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये मेजर प्रोग्रेस था इस पूरे के पूरे वर्जन में। उसके अलावा अब ऐसा टाइम आ गया था कि बहुत कस्टम हार्डवेयर बनने लग गया था एआई के लिए। आपने शायद सुना भी होगा, इंटेल वगैरह के जो चिप्स हैं वो अब कस्टम एआई चिप्स आ रहे हैं, सेम फॉर मोबाइल फोन्स, कस्टम एआई चिप्स आ रहे हैं। तो पाईटॉर्च ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि अब एक नए टाइप ऑफ हार्डवेयर आ रहा है जो एआई के ऊपर स्पेशली फोकस्ड है, जैसे कि टीपीयूज वगैरह जो होते हैं। तो पाईटॉर्च ने उनके हिसाब से भी अपने को आपको ढालना चालू कर दिया वर्जन 2 में। ठीक है। ऑन द होल मतलब पाईटॉर्च ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव करके बैठा हुआ था, यहाँ पर उसने बस अपने पोजीशन को थोड़ा सा और सॉलिडिफाई किया सो दैट वो टेंसर फ्लो को टक्कर दे पाए। तो ये मैंने आपको एक 15-20 मिनट में एक समरी दिया पाईटॉर्च की जर्नी का, कि कैसे वो ओरिजिनेट हुआ टॉर्च से और वहां से कैसे डीप लर्निंग का सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी बन गया। ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव दिस जर्नी इन फ्रंट ऑफ अस, अब हम लोग बात करेंगे पाईटॉर्च के कोर फीचर्स के बारे में। इनमें से कई फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट विल अगेन हैव अ समरी ऑफ इट। सो गाइज, एक बार पाईटॉर्च के कोर फीचर्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट एक क्विक वॉक थ्रू ले लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से पाईटॉर्च फेमस हुआ वो है कि पाईटॉर्च टेंसर कंप्यूटेशंस बहुत एफिशिएंटली करता है। टेंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, दे आर बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेज। और डीप लर्निंग के डोमेन में एवरीथिंग, एवरी डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेंसर्स। टेबुलर डेटा है, इमेज डेटा है, वीडियो डेटा है, टेक्सचुअल डेटा है, टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है, किसी भी तरह के डेटा को आप बहुत एफिशिएंटली टेंसर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप लगाते हो वो भी एज टेंसर्स आप लगा सकते हो। सो ऑन द होल पाईटॉर्च का सबसे जो कोर स्ट्रेंथ है वो है टेंसर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना। ठीक है। उसके बाद आता है अगला स्ट्रेंथ या अगला फीचर, दैट इज जीपीयू एक्सक्लरेशन। नॉट ओनली आपका टेंसर कंप्यूटेशंस सीपीयू के थ्रू परफॉर्म करा जा सकता है, पाईटॉर्च आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप वो टेंसर कंप्यूटेशंस बहुत आसानी से जीपीयूज के ऊपर भी परफॉर्म कर लो। एंड ऑब्वियसली जब आप जीपीयूज के ऊपर टेंसर कैलकुलेशंस करते हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है। तो जीपीयू का सपोर्ट है। नेक्स्ट इज डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। जब भी आप एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो टेंसर फ्लो, सॉरी, पाईटॉर्च में, पाईटॉर्च उस पूरे के पूरे न्यूरल नेटवर्क को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कंप्यूटेशन ग्राफ बोलते हैं। और पाईटॉर्च के केस में वो जो ग्राफ है वो डायनामिक है, मतलब रन टाइम पे भी आप उसको चेंज कर सकते हो। इससे सिस्टम में एडेड फ्लेक्सिबिलिटी आता है, एक्सपेरिमेंटेशन आसान होता है, डीबगिंग करना आसान हो जाता है। और इसके यूज केसेस में आपको आगे चल के बताऊंगा। अगला जो कोर फीचर है ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, और ये फीचर है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का। सो अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डीप लर्निंग में जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम यूज होता है उसका नाम है बैक प्रोपोगेशन। और बैक प्रोपोगेशन इज नथिंग बट कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स, बेसिकली डिफरेंशिएट करना। सो कोई भी डीप लर्निंग लाइब्रेरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि वो डिफरेंशिएशन को कैसे हैंडल करता है। तो पाईटॉर्च में एक मॉड्यूल है जिसको हम ऑटोग्रैड बोलते हैं, जिसको हम आगे एक पूरे डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे। ऑटोग्रैड क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके टेंसर्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करके देता है। ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड आगे आप जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पाईटॉर्च में जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का वो कितना हेल्पफुल है और कितना यूजफुल है। ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ कोर फीचर। फिफ्थ फीचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। जैसे जैसे आप थोड़े बड़े डेटा सेट्स के ऊपर काम करने लगोगे, बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने लगोगे, यू वुड रियलाइज कि एक सिंगल मशीन या एक सिंगल जीपीयू पे डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
तो ऑब्वियस सोल्यूशन इज कि आप मल्टीपल मशीन्स को इंप्लीमेंट करो, मल्टीपल जीपीयू क्लस्टर्स को यूटिलाइज करो। और ये करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का फीचर चाहिए है जो पाईटॉर्च आपको देता है। ठीक है। एंड लास्टली, पाईटॉर्च का एक कोर फीचर है इंटरऑपरेटेबिलिटी, विच मीन्स कि पाइथन के यूनिवर्स में है पाईटॉर्च, और पाइथन में जितनी लाइब्रेरीज हैं उनके साथ आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। इसके अलावा ऑनेक्स वगैरह का सपोर्ट तो है ही, तो आप बाकी की डीप लर्निंग लाइब्रेरीज के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये मेरे ओपिनियन में 6 सबसे इंपॉर्टेंट कोर फीचर्स हैं पाईटॉर्च के। अच्छी बात ये है कि इसमें से मोस्टली चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो नया आपने देखा वो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन है, उसके बारे में भी आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो में आगे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट पाईटॉर्च मोस्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो बिगिनर्स के लिए उनके दिमाग में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिगिनर्स को ये समझ में नहीं आता कि इफ़ वी आर स्टार्टिंग टू लर्न डीप लर्निंग, विच लाइब्रेरी शुड बी फोकस ऑन, टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट आंसर करेंगे। सो चलो गाइस, बात करते हैं पाईटॉर्च वर्सेस टेंसर फ्लो की। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे बिगिनर्स को परेशान करता है कि उन्हें कौन सा डीप लर्निंग लाइब्रेरी चूज़ करना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज़, पहले मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैंने एक बहुत डिटेल्ड टेबल बना रखा है। इस टेबल में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर पाई टॉर्च कैसा परफॉर्म करता है, टेंसर फ्लो कैसा परफॉर्म करता है, और मेरा वर्डिक्ट क्या है, ये मैंने लिख रखा है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आंसर क्लियर हो जाएगा कि पाई टॉर्च आपको सीखना चाहिए या फिर टेंसर फ्लो। ठीक है। सो अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है तो लेट मी क्विकली टेल यू। टेंसर फ्लो इज़ अगेन अ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जो गूगल की टीम की तरफ से आया। टेंसर फ्लो आया था 2015 में, और शुरुआत से ही टेंसर फ्लो का फोकस था इंडस्ट्री की तरफ। इसको बनाया ही गया था सो दैट डीप लर्निंग एप्लीकेशंस को प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा सके। तो इसका फोकस हमेशा से इंडस्ट्री था, क्वाइट अनलाइक पाईटॉर्च जिसका शुरुआत में फोकस रिसर्च की साइड ज़्यादा था। ठीक है। अ, एक गूगल की तरफ से है, इस एक फेसबुक की तरफ से है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में टक्कर रहना ज़रूरी है। इट्स लाइक एंगुलर और रिएक्ट। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये दोनों लाइब्रेरीज कैसे फेयर कर रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आप बात करो पाईटॉर्च की, तो पाईटॉर्च प्राइमरीली पाइथन के लिए बना हुआ है। सो अगर आपको पाईटॉर्च में एप्लीकेशंस बनाने हैं आपको पाइथन में कोड करना पड़ेगा। बट टेंसर फ्लो के ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टेंसर फ्लो सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, पाइथन में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास ऑप्शन है। इनफैक्ट रिसेंटली आप स्विफ्ट में भी कोड कर सकते हो टू बिल्ड एप्लीकेशंस फॉर आईफोन और मैक यूजर्स। ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली वर्डिक्ट कुछ है नहीं एज सच, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। पाइथन पाइथन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, टेंसर फ्लो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर एज सच कोई वर्डिक्ट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईज ऑफ यूज़ किस में ज़्यादा है, कौन सी लाइब्रेरी को सीखना, पिक करना और उसमें एप्लीकेशन बनाना ज़्यादा आसान है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, पाईटॉर्च ज़्यादा इंट्यूटिव है। अगर आपको पाइथन में कोड लिखना अच्छा लगता है और आप मतलब उसको मास्टर कर चुके हो, तो आप पाईटॉर्च में भी बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। वेयर एज अगर आप टेंसर फ्लो में जाके काम करने लगोगे तो यू वुड फाइंड कि थोड़ा सा ना उसमें कोड लिखना कॉम्प्लेक्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केरास, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो को मास्टर करना, कोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। केरास का इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान करता है ये काम, बट अगर आप एकदम लो लेवल पे जाके कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको टेंसर फ्लो में कोड लिखना पड़ेगा, एंड इट इज़ डिफिकल्ट। सो माई वर्डिक्ट वुड बी कि यहाँ पे PyTorch विंस बिकॉज इट्स मोर इंट्यूटिव, मोर इजी टू यूज। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर दोनों में अब काफ़ी काम हो चुका है। टेंसर फ्लो में तो शुरू से ही डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फोकस था। पाईटॉर्च में जैसा मैंने बताया कि धीरे धीरे फोकस बढ़ा है। यहाँ पे टॉर्च स्क्रिप्ट आ गया मॉडल सीरियलाइजेशन के लिए। पाईटॉर्च मोबाइल है जो मोबाइल डिप्लॉयमेंट में आपको हेल्प करता है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। टेंसर फ्लो की अगर आप बात करो तो टेंसर फ्लो में शुरू से ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के अराउंड काम करती हैं। टेंसर फ्लो सर्विंग बोल के एक लाइब्रेरी है जो पूरा का पूरा मॉडल का डिप्लॉयमेंट हैंडल करती है। टेंसर फ्लो लाइट बोल के एक लाइब्रेरी है, और टेंसर फ्लो डॉट जेएस एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में टेंसर फ्लो मॉडल्स को डिप्लॉय करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्लियरली इट सीम्स कि टेंसर फ्लो विंस। टेंसर फ्लो का डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन में जो बोला जाए ना, जो
स्ट्रेंथ है वो पाईटॉर्च से ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करो परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में पाईटॉर्च ओवर द इयर्स बहुत इम्प्रूव किया। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 तक आते आते उन लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया अपना गेम। थोड़ा सा हिट लेता है पाईटॉर्च डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स यूज़ करने की वजह से। सिंस डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ रन टाइम पे बदलते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा हिट लेता है, बट उसको भी उन लोगों ने काफ़ी ऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है। और टेंसर फ्लो में शुरुआत में स्टैटिक ग्राफ्स थे, स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स, बट उन्होंने भी टेंसर फ्लो 2 में आकर के एक चीज़ लेके आए जिसको हम ईगर एग्जीक्यूशन बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे भी अब डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स होते हैं। ठीक है। तो दोनों में परफॉर्मेंस अब आज की डेट में कंपेरेबल है। मे बी थोड़ा पहले अगर आप बात करते 4-5 साल पहले, तो मे बी टेंसर फ्लो यहाँ पे जीत जाता, बट अभी इट्स काइंड ऑफ कंपेरेबल, दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगली बात आती है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम की। टेंसर फ्लो शुरुआत में ज़्यादा पॉपुलर था अमंग डीप लर्निंग कम्युनिटी, बट ओवर द इयर्स पाईटॉर्च ज़्यादा फेमस होने लगा है। शुरुआत में रिसर्च एंड एकेडमिया में ज़्यादा टेंसर फ्लो यूज़ होता था, बट उसके बाद जो नई लाइब्रेरीज आई हैं पाईटॉर्च के इकोसिस्टम में, उससे पाईटॉर्च ज़्यादा फेमस हो गया है। जैसे कि हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी बहुत ही फेमस हो गया। ठीक है। टेंसर फ्लो का पहले से ही बहुत स्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है और वो काइंड ऑफ कंसिस्टेंट चल रहा है। तो यहाँ पर एज सच कोई विनर नहीं है। पाईटॉर्च ने रिसेंटली बहुत पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ा ली है। अगर आप बात करो हाई लेवल एपीआईज की, तो दोनों में ही आपको हाई लेवल एपीआईज मिल जाएंगी। आपको पाईटॉर्च में पाईटॉर्च लाइटनिंग मिल जाएगा और फास्ट एआई मिल जाएगा। फास्ट एआई भी एक लाइब्रेरी है जो काइंड ऑफ एक हाई लेवल एपीआई है पाईटॉर्च के ऊपर। और टेंसर फ्लो में तो केरास है ही। अब केरास ज़्यादा पॉपुलर है और थोड़ा ज़्यादा आसान है केरास के साथ काम करना, तो यहाँ पर टेंसर फ्लो विंस। नेक्स्ट इज़ मोबाइल एंड एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट। सो अगर आप ऐसे डिवाइसेस पे डीप लर्निंग मॉडल्स चलाना चाहते हो जहाँ पे हार्डवेयर थोड़ा कम है, वहाँ पे ये दोनों लाइब्रेरीज कैसा परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली पाईटॉर्च में अभी भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह आ चुका है। पाईटॉर्च मोबाइल है, बट टेंसर फ्लो को यहाँ पे बीट नहीं कर सकता पाईटॉर्च, बिकॉज टेंसर फ्लो में ऑलरेडी टेंसर फ्लो लाइट बोल के एक लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो जेएस बोल के एक लाइब्रेरी है फॉर ब्राउजर बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर टेंसर फ्लो ज़्यादा मेच्योर है और इट विंस। ठीक है। उसके बाद प्रेफर्ड डोमेन की बात की जाए तो पाईटॉर्च रिसर्च एंड एकेडमिया में ज़्यादा पॉपुलर है, वेयर एज टेंसर फ्लो की बात करो तो वो इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन में ज़्यादा फेमस है। अभी भी ये ट्रू है। लर्निंग कर्व की बात की जाए तो पाईटॉर्च सीखना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टेंसर फ्लो। ठीक है। मैं केरास की बात नहीं कर रहा, मैं टेंसर फ्लो की बात कर रहा हूँ। दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करने पे पाईटॉर्च सीखना ज़्यादा आसान है। इंटर की अगर आप बात करो तो पाईटॉर्च ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पाईटॉर्च शुरू से पाइथन के इकोसिस्टम में रहा है और पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज के साथ कंपैटिबल है। फिर ऑनेक्स वगैरह के आने के बाद आप काइंड ऑफ अलग अलग डीप लर्निंग लाइब्रेरीज में भी अपने मॉडल को चला सकते हो। तो ये सब कुछ पाईटॉर्च के फेवर में काम करता है। टेंसर फ्लो ने भी काफ़ी काम किया है इस डायरेक्शन में, और ऑनेक्स का सपोर्ट है विद सम लिमिटेशंस, बट अभी भी इस पॉइंट में ज़्यादा जो स्कोर करता है वो पाईटॉर्च है। ठीक है। कस्टमाइजेबिलिटी में भी पाईटॉर्च इज़ बेटर, बिकॉज जितना आपको कंट्रोल मिलता है पाईटॉर्च का कोड लिखने में, उससे आप ज़्यादा कस्टम लेयर्स एंड ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू टेंसर फ्लो। डिप्लॉयमेंट टूल्स की बात करो तो यहाँ पर टेंसर फ्लो जीतता है, बिकॉज टेंसर फ्लो में ऑलरेडी टेंसर फ्लो एक्सटेंडेड है, टेंसर फ्लो सर्विंग है, क्लाउड में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सब कुछ टेंसर फ्लो के फेवर में काम करता है। पाईटॉर्च के यूनिवर्स में भी टॉर्च सर्व बोल के एक लाइब्रेरी है, और इसका भी क्लाउड इंटीग्रेशन अब अच्छा हो रहा है ओवर द ईयर्स। बट स्टिल डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन की बात कभी भी अगर आ रही है तो अभी तक भी टेंसर फ्लो विंस। ठीक है। पैरेललिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग की अगर आप बात करो तो दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का सपोर्ट है, बट टेंसर फ्लो में ये चीज़ पहले से थी तो ज़्यादा मेच्योर है, इसलिए टेंसर फ्लो विंस। एंड लास्टली प्री ट्रेन मॉडल्स का, अगर आप एक मॉडल जू की बात करो तो यहाँ पर दोनों में ही बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। टेंसर पाइथॉर्च के पास टॉर्च विजन है, हगिंग फेस है। हगिंग फेस तो अब बहुत ही बड़ा हो गया, यहाँ पे आपको हर तरह के मॉडल मिल जाएंगे। वेर एज टेंसर फ्लो के पास टेंसर फ्लो हब है, जो एक्चुअली अब कैगल के साथ
मर्ज हो गया। कैगल मॉडल्स बोल के एक फीचर है, आप कैगल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इसको आप फिलहाल टाई बोल सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में पाईटॉर्च इसको बीट कर देगा बिकॉज ऑफ हगिंग फेस में जितने मॉडल्स आ रहे हैं और जिस स्पीड पे आ रहे हैं, इट विल बिकम लाइक द गिटहब ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिया बिटवीन दीज टू लाइब्रेरीज। अभी भी जो नटशेल में एक बात निकल के आ रही है वो काइंड ऑफ यही निकल के आ रही है कि एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च एकेडमिया में पाईटॉर्च का कोई कंपैरिजन नहीं है, वेर एज इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट में टेंसरफ्लो का कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, पाईटॉर्च अब धीरे धीरे कवर कर रहा है वो जर्नी और प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, बट स्टिल टेंसर फ्लो अपना ग्राउंड होल्ड करके रखे हुए है। ठीक है, बट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको पाईटॉर्च सीखना चाहिए या फिर टेंसर फ्लो सीखना चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स पे, आपको सर्च करना है पाईटॉर्च और उसको कंपेयर करना है टेंसर फ्लो के साथ। मैंने वर्ल्ड वाइड डेटा लिया है पिछले 5 सालों का, एंड यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे जो ब्लू वाला कर्व है वो पाईटॉर्च है, रेड वाला कर्व टेंसर फ्लो है। यू कैन सी 2022 आने के पहले टेंसर फ्लो मोस्टली डोमिनेट कर रहा था पाईटॉर्च को, बट आफ्टर 2021 पाईटॉर्च आगे निकल चुका है टेंसर फ्लो से। ठीक है, इंडिया में अगर आप बात करो अभी भी ज़्यादा टेंसर फ्लो यूज़ होता है बिकॉज इंडिया में डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे चलता है वेस्ट के कंपैरिजन में, बट अगर आप यूएस को देखो या फिर आप चाइना को देखो जहाँ पे एआई रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी पीपल आर वर्किंग ऑन पाईटॉर्च। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ये एलएलएम्स का एक काइंड ऑफ बूस्ट आया है एआई कम्युनिटी में, तो एलएलएम्स अराउंड जितना भी डेवलपमेंट होता है वो पाईटॉर्च में होता है मोस्टली। तो वहां पे एक्चुअली फिर पाईटॉर्च जीत जा रहा है टेंसर फ्लो से। सो दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, तो अगर आपको भी डीप लर्निंग पढ़ना है, उसके बाद एलएलएम्स पढ़ना है, जेन एआई पढ़ना है, तो पाईटॉर्च इज योर आंसर। ठीक है, वेर एज अगर आप इंडस्ट्री में जा करके जो कन्वेंशनल टाइप के डीप लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करना चाहते हो तो मे बी फिर आपको टेंसर फ्लो पे स्टिक करना चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा अगर आपके पास टाइम है तो पहले पाईटॉर्च सीख लो, उसके बाद टेंसर फ्लो भी सीख लो। ठीक है, अगर सिर्फ एक सीखने का टाइम है और जेन एआई की तरफ जाना चाहते हो तो पाईटॉर्च पे फोकस करो। ठीक है, तो आई रियली होप ये पूरा डिस्कशन आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर लेके आया कि पाईटॉर्च वर्सेस टेंसर फ्लो क्या सीन है। अब गाइज एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कि पाईटॉर्च में कौन से कोर मॉड्यूल्स हैं और कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो आप काफ़ी यूज़ करने वाले हो फ्यूचर में। तो सबसे पहले आई टेल यू अबाउट द कोर पाईटॉर्च मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आपको पाईटॉर्च के साथ मिलते हैं। जैसे ही आप पाईटॉर्च इंस्टॉल करोगे आप इन मॉड्यूल्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टॉर्च आपका कोर मॉड्यूल है जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। टॉर्च डॉट ऑटोग्रैड जो है ये आप यूज़ करोगे फॉर ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। अगेन आगे हम एक वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉर्च डॉट एन एन आपका मेन न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी है, यहीं पे आपको सारे लेयर्स एक्टिवेशन फंक्शंस लॉस फंक्शंस एक्सेट्रा मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका टॉर्च डॉट ऑप्टिम में आपको आपके सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स मिलेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, एस जी डी, एडम, आर एम एस प्रॉप एक्सेट्रा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, इसका नाम है टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डेटा। इसमें आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती हैं, डेटा और डेटा लोडर, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से कोई भी डेटा सेट को लोड कर सकते हो। ठीक है, टॉर्च डॉट जे आई टी आप यूज़ करते हो फॉर टॉर्च स्क्रिप्ट। टॉस डॉट डिस्ट्रीब्यूटेड आप यूज़ करते हो टू परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल जीपीयूज। टॉस डॉट क्यूडा आप यूज़ करते हो जीपीयू एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विथ एनवीडिया के जीपीयूज। टॉस डॉट बैकेंड्स की हेल्प से आप अलग अलग टाइप के बैकेंड सेलेक्ट कर सकते हो अपने ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए। टॉस डॉट मल्टी प्रोसेसिंग इज यूज फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। टॉस डॉट क्वांटाइजेशन जैसा मैंने बोला क्वांटाइजेशन में हेल्प करता है, आपके मॉडल को कंप्रेस करने में हेल्प करता है। और टॉर्च डॉट ऑनेक्स जो है उसकी हेल्प से आप ऑनेक्स कंपैटिबल मॉडल्स जनरेट कर सकते हो जो किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ भी काम कर पाए। ठीक है, तो ये आपके कोर मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा आपकी कुछ डोमेन लाइब्रेरीज हैं, डोमेन स्पेसिफिक लाइब्रेरीज जिनके बारे में मैंने बात भी की थी, इनको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज टॉर्च विजन, ये हम लोग इस प्लेलिस्ट में यूज़ करेंगे जब हम लोग सी एन एन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डेटा सेट, मॉडल आर्किटेक्चर्स, अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस ये सब मिलेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन। टॉर्च टेक्स्ट में यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बट इन द डोमेन ऑफ एनएलपी। हालांकि टॉर्च टेक्स्ट अब उतना यूज़ नहीं होता,
बिकॉज हगिंग फेस आ गया। टॉर्च ऑडियो इज़ फॉर ऑडियो। टॉर्च एरो इज़ एन इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी। यहाँ पे आपका टेबुलर डेटा के ऊपर काम करने के लिए इस लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है। टाइम सीरीज में भी इसको थोड़ा यूज़ किया जाता है। टॉर्च सर्व इज़ फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, आप अपने पाईटॉर्च मॉडल को सर्व कर सकते हो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो टॉर्च सर्व इज ऑल्सो समथिंग जो हम आगे चल के देखेंगे। पाईटॉर्च लाइटिंग, जैसा मैंने बोला, इट्स अ लाइट वेट रैपर जो एक हाई लेवल एपीआई की तरह काम करता है पाईटॉर्च के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन लाइब्रेरीज हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम में और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपको कभी ना कभी देखने को मिल ही जाएंगी। सबसे पहला है हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स। अगर आप एलएलएम्स और जेन एआई के डोमेन में काम कर रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में सुना ही होगा। फास्ट एआई इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ये भी एक हाई लेवल लाइब्रेरी है जो पाईटॉर्च में कोड को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है। पाईटॉर्च ज्योमेट्रिक जो है ये ग्राफ न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करता है। टॉर्च मेट्रिक्स इज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेट्रिक्स जो पाईटॉर्च में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑप्टूना is for hyperparameter tuning. Allen NLP is also famous. This is for NLP related tasks. ये एक फेमस हो रहा है रिसेंटली, एस के ऑर्च। ये बेसिकली आपका पाईटॉर्च और साइकिट लर्न के मैरिज का प्रोडक्ट है। पाईटॉर्च फोरकास्टिंग इज फॉर टाइम सीरीज बेस्ड डेटा, एंड टेंसर बोर्ड फॉर पाईटॉर्च इज फॉर विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा। टेंसर बोर्ड शायद आपने पढ़ा होगा, टेंसर फ्लो में विजुअलाइजेशन के काम आता है। तो पाईटॉर्च में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये कुछ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स हैं जो आप आगे देखने वाले हो इस प्लेलिस्ट में। और इन जनरल भी आप जब पाईटॉर्च की बात करते हो तो आपको यही मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैंने बस आपको वन लाइन डिस्क्रिप्शन दिया है सबका, बट डोंट वरी, इस प्लेलिस्ट में फ्यूचर में वी आर गोइंग टू कवर अराउंड 80% ऑफ दीज लाइब्रेरीज। ठीक है, तो या सो इतनी तारीफें सुनने के बाद पाईटॉर्च की, आई एम प्रीटी श्योर आप क्यूरियस होगे कि पाईटॉर्च कहाँ कहाँ यूज़ होता है इंडस्ट्री में। सो मैं आपको तीन चार कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ जहाँ पे पाईटॉर्च एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और करोड़ों यूज़र्स फिर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो इट स्टार्ट्स विथ फेसबुक। मेटा मेटा ने ही पाईटॉर्च को डेवलप किया है, तो ऑब्वियस है कि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या उनके जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी में पाईटॉर्च काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस, कंप्यूटर विजन से लेके एनएलपी टास्क के लिए आपका पाईटॉर्च का पूरे तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं। अ, उसके बाद जो सबसे बड़ा अडॉप्टर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू से ही पाईटॉर्च में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और पाईटॉर्च रिलेटेड इनिशिएटिव्स में भी दोनों कंपनीज के बीच में बहुत बढ़िया सिनर्जी रहा है। तो अज्योर का जो मशीन लर्निंग है उसमें आपको दिखाई देगा कि पाईटॉर्च काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के बाकी फेमस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑफिस 365 हुआ या बिंग हुआ, इनमें भी पाईटॉर्च के मॉडल्स रन करते हैं। ठीक है, थर्ड वेरी फेमस कंपनी टेस्ला। टेस्ला ऑल्सो यूजेस पाईटॉर्च अलॉट। इनफैक्ट जो उनकी जो कार्स हैं उसके जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो पूरा का पूरा पाईटॉर्च में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन रिलेटेड टास्क के लिए पाईटॉर्च का टेस्ला बहुत इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज ओपन एआई। अगेन अ वेरी फेमस कंपनी, स्पेशली पिछले 2 सालों में तो बहुत ही फेमस हो गई है। ओपन एआई भी अपने जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पाईटॉर्च का यूज़ करती है। ठीक है, एंड लास्टली उबर। उबर भी कई तरह के मॉडल्स में पाईटॉर्च का यूज़ करता है फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, राउट ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने इनफैक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है पायरो बोल के, जो बनाई हुआ है आपका पाईटॉर्च के ऊपर। तो दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो आज की डेट में अपने डीप लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाईटॉर्च का यूज़ कर रही है। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे सब कुछ ऐड करने का मन नहीं किया बिकॉज फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। बट अगर आप एक बार थोड़ा गूगल करो या चैट जीपीटी से जाके पूछो तो आपको दिखाई देगा कि पाईटॉर्च ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है। कंपनीज ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट कर रही हैं पाईटॉर्च को टू बिल्ड देयर डीप लर्निंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो पसंद आया। हमने काफ़ी कुछ कवर किया, हमने पूरा का पूरा पाईटॉर्च का जर्नी देखा, उसके कोर फीचर्स देखे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किया कि पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए इफ़ यू आर अ बिगिनर। पाईटॉर्च के कोर मॉड्यूल्स हमने देखे और अब हमने देखा कि कौन सी कंपनीज कहाँ पर पाईटॉर्च को यूज़ कर रही है। सो अब हम लोग भी पाईटॉर्च की जर्नी पे निकल रहे हैं। अब मेरा गोल है इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको इस तरीके से पाईटॉर्च सिखाना है कि आप
पाईटॉर्च मास्टर कर लो, किसी और का लिखा हुआ कोड झट से समझ लो, और जेन एआई और एलएलएम्स की जर्नी में पाईटॉर्च आपका एक बहुत पावरफुल वेपन बन जाए, ठीक है। सो मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट को, मेरा प्लान ऐसा रहेगा कि मैं शुरू में आपको कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि टेंसर्स, और टेंसर्स के बेस ऊपर कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अबाउट कंप्यूटेशन ग्राफ्स। उसके बाद आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऑटोग्रैड। ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक बार जब आप ये सीख जाओगे, उसके बाद हम लोग न्यूरल नेटवर्क बनाना सीखेंगे पाईटॉर्च में, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, लॉस फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और मैं आपको अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स बना के दिखाऊंगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, उसके बाद आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स में घुसेंगे, जैसे कि टॉर्च सर्व कैसे काम करता है, टॉर्च स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, मॉडल्स को कैसे सेव किया जाता है ऑनएक्स फॉर्मेट में। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी आज, वो सब हम लोग एंड में जा करके कवर करने वाले हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये एक ऐसा टूल है जो हर अगले दिन और पॉपुलर होता जा रहा है। एंड आई ट्रूली फील कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डीप लर्निंग इंजीनियर, जेन एआई इंजीनियर, PyTorch is something जो आपको आना चाहिए। Companies are seeking people who have got good command over PyTorch. So this playlist can help you become a PyTorch master, ठीक है। So या अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।